हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ साध्वी। और आज हम अपना पुराना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ डिकम्पोजिशन। तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। पिछले लेक्चर में आपने डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिकम्पोजिशन इफेक्ट होता है। इसके दो फैक्टर्स हैं, एक है केमिकल कॉम्पोजिशन, नंबर सेकेंड इज क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन के अंडर क्या क्या आता है? अगर डेट्रिटस लिग्निन और काइटिन रिच होगा, मतलब अगर डेट्रिटस में लिग्निन और काइटिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी तो डिकम्पोजिशन का रेट विल बी स्लोअर, डिकम्पोजिशन बहुत आहिस्ता होगी। अगर डेट्रिटस में नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर ये ज़्यादा होंगे तो डिकम्पोजिशन बहुत ही ज़्यादा क्विक होगी। अगर डेट्रिटस में सेल्यूलोज की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होगी तो डिकम्पोजिशन को टाइम लगेगा होने में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्लो होगी या बिल्कुल ही क्विक होगी, इट विल टेक सम टाइम। ओके, तो केमिकल कॉम्पोजिशन में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? अगर आपने देखना है कि लिग्निन और काइटिन की क्वांटिटी डेट्रिटस में ज़्यादा हुई तो डिकम्पोजिशन स्लो होगी। अगर डेट्रिटस में नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस ज़्यादा होंगे तो डिकम्पोजिशन जल्दी होगी। अगर डेट्रिटस में सेलुलोज की कॉम्पोजिशन ज़्यादा होगी तो डिकम्पोजिशन विल टेक सम टाइम। नंबर सेकेंड इज क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्या क्या आता है? टेम्परेचर, मॉइस्चर, पीएच और एरोबियोसिस। टेम्परेचर का जो हेडिंग है इसमें क्या आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सॉइल का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री से या 25 और 25 डिग्री से ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होती है? डिकम्पोजिशन फास्ट होती है। इट हैसन्स डिकम्पोजिशन मीन्स कि अगर सॉइल का टेम्परेचर 25 डिग्रीज या उससे ज़्यादा होता है तो डिकम्पोजिशन जल्दी होगी। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री या लेस देन 10 डिग्री होगा तो उससे डिकम्पोजिशन थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज मॉइस्चर। तो अगर सॉइल का मॉइस्चर या जो भी आपके एरिया का मॉइस्चर अगर एक्सेसिव होगा तो इट इम्पीड्स डिकम्पोजिशन। इम्पीड्स का मतलब होता है इट क्रिएट्स हिंडर, रुकावट पैदा करता है ये डिकम्पोजिशन में। अगर तो मॉइस्चर की क्वांटिटी बहुत कम हुई, जैसे कि ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में होती है, अगर मॉइस्चर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लो हुई फॉर एग्जांपल इन ट्रॉपिकल डेजर्ट्स तो इसकी वजह से डिकम्पोजिशन बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है? स्लो। इट मीन्स मॉइस्चर की जो क्वांटिटी रहनी चाहिए इट शुड बी नॉर्मल, ना ज़्यादा एक्सेसिव और ना ज़्यादा स्लो। उसके बाद आपका थर्ड हेडिंग आता है पीएच। तो पीएच के अंडर क्या आएगा कि अगर सॉइल न्यूट्रल या स्लाइटली एल्कलाइन हुई, अगर सॉइल का पीएच न्यूट्रल हुआ या फिर स्लाइटली एल्कलाइन मीन स्लाइटली बेसिक हुआ तो उसकी वजह से डिकम्पोजिशन को फेवर मिलता है, डिकम्पोजिशन जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि ऐसी टाइप की सॉइल की वजह से क्या होता है, उस सॉइल के अंदर क्या आ जाते हैं? डेट्रीवोर्स और कुछ डिकम्पोजर्स माइक्रोब्स। ये दोनों क्या करवाते हैं? डिकम्पोजिशन जल्दी करवाते हैं। इसीलिए अगर सॉइल का पीएच न्यूट्रल होगा या सॉइल का पीएच स्लाइटली बेसिक और अल्कलाइन होगा तो उसकी वजह से डिकम्पोजिशन जल्दी होगी। लेकिन अगर सॉइल एसिडिक हुई तो उसकी वजह से क्या होगा? एसिडिटी डिक्रीजेज नंबर ऑफ डेट्रीवोर्स। सॉइल के एसिडिक होने की वजह से डेट्रीवोर्स जो है वो कम होंगे और अगर डेट्रीवोर्स कम हो गए तो ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। लास्ट हेडिंग इज एरोबियोसिस। एरोबियोसिस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे आपने एरोबिक वर्ड सुना होगा, मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबियोसिस भी क्या मतलब होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबियोसिस ज़रूरी क्यों है? क्यों होनी चाहिए एरोबियोसिस? क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन इज एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। डिकम्पोजिशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डेट्रीवोर्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा तो डिकम्पोजिशन भी बहुत ज़्यादा जल्दी रेट पे होगी। एनएरोबियोसिस, एनएरोबियोसिस मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी? डिकम्पोजिशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा?
पाइलिंग अप ऑफ डेट्रीटस। पाइलिंग अप का मतलब है जमा होते जाना, मतलब डेट्रीटस जो है वो डिकम्पोज होगा नहीं, तो उसकी वजह से डेट्रीटस जो है वो जमा होता रहेगा, तो इट विल क्रिएट फोल स्मेल। ये फोल स्मेल क्रिएट करेगा, बीमारियां पैदा करेगा अगर डेट्रीटस जल्दी डिकम्पोज नहीं हुआ तो। सो एरोबियोसिस फेवर्स डिकम्पोजिशन एंड एनएरोबियोसिस रिड्यूसेस डिकम्पोजिशन। ओके, तो ये डिकम्पोजिशन आपका सेकेंड पॉइंट था फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में। नाउ थर्ड पॉइंट इज एनर्जी फ्लो। थर्ड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इज एनर्जी फ्लो। सो व्हाट इज एनर्जी फ्लो? अब आपको पता है कि नॉर्मली हमारी डे टू डे लाइफ में जो पूरे लिविंग वर्ल्ड है आई शुड से, उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होता रहता है, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो, चाहे जिस भी फॉर्म में हो। अब हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी आती कहाँ से है? हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी एंटर करती है फ्रॉम द सन। तो इसका मतलब है सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम। सभी इकोसिस्टम के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन, एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम्स या वेंट्स। जो पानी के या ओशंस के बिल्कुल डेप्थ में जाके जो एरिया आता है जहाँ तक लाइट नहीं पहुँचती है, उसको आप बोलते हो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये हाइड्रोथर्मल वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि वहाँ पे पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, वहाँ पानी इतना ज़्यादा गर्म होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और सनलाइट भी नहीं पहुँचती है। इसीलिए सभी इकोसिस्टम का जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज़ सन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स को छोड़ के। अब जो प्लांट्स हैं या अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपको मैंने बताया था, कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट्स एंड अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज लेस देन 50% ऑफ द सोलर रेडिएशन। जो सोलर रेडिएशन इकोसिस्टम के ऊपर पड़ रही होगी, उस सोलर रेडिएशन में से 50% से भी लेस प्लांट्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब वो जो पोर्शन ऑफ रेडिएशन वो यूज़ करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, उसको आप क्या बोलते हो? PAR मीन्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। मतलब जब सन की रेज इकोसिस्टम पे पड़ रही है तो जो प्लांट्स हैं वो उस रेडिएशन में से लेस देन 50% जो पोर्शन यूज़ कर रहे हैं वो है आपकी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब देखा गया है कि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कितना परसेंट यूज़ कर रहे हैं? ओनली 2 to 10%। 2 to 10% सोलर एनर्जी, मतलब उस PAR में से भी 2 to 10% सोलर एनर्जी वो कैप्चर करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब जब फोटोसिंथेसिस करना हो तो 2 to 10%, ऐसे प्लांट्स को जो भी अदर प्रोसेसेस करने हो उसके लिए दे यूज़ लेस देन 50%। ओके, तो देखा गया है कि ओनली 2 to 10% ऑफ सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ग्रीन प्लांट्स को कौन खाता है? ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय हर्बीवोर्स। जब ग्रीन प्लांट्स को हर्बीवोर्स ने खा लिया तो उन्होंने जो 10% सोलर एनर्जी यूटिलाइज की थी उसका ट्रांसफ़र हो गया हर्बीवोर्स के अंदर। मीन्स जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर एनर्जी थी उस एनर्जी का 10% कहाँ गया? हर्बीवोर्स के पास। बाकी का जो 90% था वो लॉस हो गया एज हीट, और उस हीट को प्लांट्स दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बाकी प्रोसेस करने के लिए, जैसे रेस्पिरेशन, अदर प्रोसेसेस। ओके, तो ग्रीन प्लांट से हर्बीवोर्स में कितना एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ है? 10%। अब हर्बीवोर्स को भी कौन खाएगा? कार्निवोर्स। तो हर्बीवोर्स के अंदर जितनी एनर्जी है उसका 10% ट्रांसफ़र होगा कार्निवोर्स के पास, बाकी 90% इज लॉस्ट एज हीट इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो मीन्स ग्रीन प्लांट्स के पास जितनी एनर्जी है उसका 10% गया हर्बीवोर्स के पास, हर्बीवोर्स के पास जितनी एनर्जी है उसका 10% गया कार्निवोर्स के पास। तो इसका मतलब है एनर्जी ट्रांसफ़र कितनी हो रही है? 10%। तो यहाँ से आपका एक लॉ निकलता है दैट इज़ नोन एज 10% लॉ। ये 10% लॉ किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था इन 1942। उन्होंने क्या कहा था कि जब भी कभी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा होगा तो कितना % एनर्जी हायर लेवल्स के लिए स्टोर होती है? ओनली 10%। मीन्स जो ग्रीन प्लांट्स ने अपने लिए जितनी भी एनर्जी यूटिलाइज करनी थी वो कर ली, उसने 10% स्टोर करके रखा हर्बीवोर्स के लिए। हर्बीवोर्स से जितनी अपने लिए यूटिलाइज करनी थी
उसका 10% उसने स्टोर करके रखा कार्निवोर्स के लिए। इसका मतलब है कि एनर्जी फ्लो हर एक ट्रॉफिक लेवल में कितनी कितनी हो रही है, 10%। और इसी एनर्जी फ्लो के बेसिस पे आपका लॉ निकला है, दैट इज़ 10% लॉ। जो बाकी के 90% बच जाता है, इट इज़ लॉस्ट एज हीट। चाहे वो रेस्पायरेशन हो, चाहे वो किसी भी प्रोसेस में लॉस हो रहा हो, इट इज़ लॉस्ट एज हीट। बाकी सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। देन इसके बाद आपका एक टॉपिक है, सो फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल और लीनियर और वन वे। मीन्स जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, या जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती है, या मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फ्लो ऑफ एनर्जी लीनियर है या फ्लो ऑफ एनर्जी वन वे है। एनर्जी फ्लो डिक्रीजेज विद सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ते जाएंगे, एनर्जी फ्लो जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। अब ये आपको कैसे समझ आएगा, इस एग्जाम्पल से आप ये देख सकते हैं। मैंने एक फूड चेन बनाई है, इसमें सबसे पहले आपके आगे प्लांट्स, देन हर्बीवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर एंड देन फॉर एग्जांपल डिकम्पोजर्स। ओके, अब प्लांट्स ने क्या किया, जो सनलाइट उसके ऊपर पड़ी, जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे उसने सनलाइट का यूटिलाइज किया 2 to 10% एनर्जी, वो कितनी है, सपोज 10,000 किलो कैलोरीज और 10,000 जूल्स भी आप ले सकते हैं। अब इस प्लांट की 10,000 किलो कैलोरीज में से कितना ट्रांसफ़र होगा, 10%। हर्बीवोर्स को कितना मिलेगा 10,000 में से, 1000 KCl। उसके बाद हर्बीवोर्स को कंज्यूम करने वाला कौन होगा, प्राइमरी कार्निवोर। तो प्राइमरी कार्निवोर को 1000 KCl में 10% मिलेगी, दैट इज़ 100 किलो कैलोरीज। उसके बाद प्राइमरी कार्निवोर कौन खाएगा, प्राइमरी कार्निवोर को कौन खाएगा, सेकेंडरी कार्निवोर। तो 100 KCl में से 10% मिलेगा सेकेंडरी कार्निवोर को, दैट इज 10 KCl। ओके, देन सेकेंडरी कार्निवोर को आगे जाके डिकम्पोजर्स यूटिलाइज कर लेंगे। तो डिकम्पोजर्स के पास इस 10 KCl में से कितना जाएगा, 10%, वो कितना बन जाएगा, 1 KCl। अब आप देख रहे हो कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता गया, एनर्जी जो है वो कम हो रही है। पहले 10,000 थी, लास्ट वाले के पास कितनी है, 1 KCl। इसका मतलब है एनर्जी फ्लो जो है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा। सक्सेसिव का मतलब ही होता है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा, एनर्जी फ्लो भी क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। अब आप ये देख रहे होंगे, ये आर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज आर। आर मीन्स जो 90% एनर्जी रेस्पिरेशन की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में लॉस हो गई है, वो है ये आर। मीन्स प्लांट्स ने जो यूटिलाइज करना था उनको ये मिल गई एनर्जी, बाकी की उनकी रेस्पिरेशन में लॉस हो गई। हर्बीवोर्स ने इस 10,000 KCl में से 10% लेना था, उनको मिल गया 1000 KCl, उनकी जो बाकी 90% थी वो रेस्पिरेशन में लॉस हो गई। प्राइमरी कार्निवोर को इस 1000 KCl का 10% मिलना था, उनको मिल गया 100 KCl, जो बाकी उनकी 90% एनर्जी थी वो रेस्पिरेशन में लॉस हो गई। तो ये आर मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी, 90% जो एनर्जी है लॉस ऑफ वो हो गई है इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन और इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, अब एनर्जी फ्लो के अंदर एक और टॉपिक है, दैट इज फूड चेन एंड फूड वेब। ये दो टॉपिक्स हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में। व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन होता है सीक्वेंस। किसका सीक्वेंस? ऑर्गेनिजम्स का। ऑर्गेनिजम्स का सीक्वेंस ऑफ एन इकोसिस्टम, मतलब वो ऑर्गेनिज्म किसके होने चाहिए, वो एक इकोसिस्टम में होने चाहिए। उन ऑर्गेनिजम्स का सीक्वेंस जिसके थ्रू, जिस सीक्वेंस के थ्रू क्या हो रहा है, फूड और उसकी एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। मीन्स फूड चेन एक ऐसा सीक्वेंस है ऑर्गेनिजम्स का जिसके थ्रू फूड और उसकी एनर्जी पास हो रही है, विद ईच मेंबर बिकमिंग द फूड ऑफ अ लेटर मेंबर। इसका मतलब है कि जो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का हर एक मेंबर जो है वो उसके आगे आने वाले मेंबर का क्या बन रहा है, फूड। मीन्स अगर सपोज प्लांट है तो प्लांट किसका फूड बनेगा, हर्बीवोर का। ईच मेंबर बिकमिंग द फूड ऑफ लेटर मेंबर। देखो जो आपने ये ऊपर फूड चेन बनाई, ये भी एक सीक्वेंस है, ये फूड चेन है, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा था, फूड और उसकी एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा था।
एंड ईच मेंबर, हर एक मेंबर जो है बिकमिंग द फूड ऑफ अ लेटर मेंबर, हर एक मेंबर जो है वो अगले मेंबर का क्या बन रहा है, फूड बन रहा है। तो दिस इज नोन एज फूड चेन, एक सीक्वेंस। ओके, फूड चेन हमेशा किससे शुरू होगी? फूड चेन हमेशा शुरू होती है ग्रीन प्लांट से या ऑटोट्रॉफ से। इसीलिए ऑटोट्रॉफ्स को हम और क्या बोलते हैं? बेस ऑफ द फूड चेन और फर्स्ट लिंक ऑफ द फूड चेन। ठीक है, सबसे पहले शुरू करवाने वाली, फूड चेन को शुरू करवाने वाले कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ्स। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने फूड चेन बनाई है, जैसे फर्स्ट लेवल है ऑटोट्रॉफ्स, देन सेकेंड लेवल है हर्बीवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, टर्शरी कार्निवोर एंड टॉप कार्निवोर। तो यहाँ पे कितने लेवल्स बनाए हैं मैंने? 6 ट्रॉफिक लेवल्स बनाए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब क्या होता है कि हर्बीवोर्स है, यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट निकला है। हर्बीवोर्स को और क्या बोलते हो आप? की इंडस्ट्री एनिमल्स। ये किसने कॉइन किया था इनको? एल्टन ने। एल्टन ने कहा था कि हर्बीवोर्स जो होते हैं वो की इंडस्ट्री एनिमल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका क्या काम होता है? ये प्लांट मैटर को कन्वर्ट करते हैं एनिमल मैटर में, इसीलिए इनका नाम पड़ा है की इंडस्ट्री एनिमल्स। और यहाँ पे एक पॉइंट और है कि जो डिकम्पोजर्स हैं उनको ज़्यादातर फूड चेन में से ओमिट किया जाता है। ओमिट का मतलब होता है निकाल दिया जाता है या डिलीट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली डिकम्पोजर्स सभी लेवल ऑफ फूड चेन में ऑपरेट करते ही करते हैं। जैसे सपोज अगर प्लांट है कोई, अब प्लांट की जब डेथ हो जाएगी तो इसको खाने वाला कौन होगा? डिकम्पोजर। हर्बीवोर है, हर्बीवोर की जब डेथ हो जाएगी अल्टीमेटली उसको कौन लेगा? डिकम्पोजर। कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, जो जिन जिन ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी अल्टीमेटली उसको डिकम्पोज करने वाला कौन होगा? डिकम्पोजर। तो इसीलिए डिकम्पोजर्स को नॉर्मली फूड चेन में हम नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी लेवल्स ऑफ फूड चेन पे ऑपरेट करता ही करता है, इसीलिए इसका नाम हमने डाल दिया हुआ है द लास्ट लिंक ऑफ द फूड चेन। अब यहाँ से हमको पता चल गया कि फर्स्ट लिंक ऑफ फूड चेन इज ग्रीन प्लांट एंड लास्ट लिंक ऑफ फूड चेन इज डिकम्पोजर। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि ह्यूमन बीइंग्स की क्या पोजीशन है फूड चेन में। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ फूड चेन? सबसे पहले तो ह्यूमन बीइंग्स होते कौन है? ह्यूमन बीइंग्स आर ओमनीवोर्स, मीन्स जो दोनों प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों पे फीड करेंगे। ओके, अब जो इनकी पोजीशन है इट इज़ डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है जो चेंज होती रहेगी, जो एकदम स्टेबल नहीं है, चेंज होती रहेगी। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स जो है वो इन तीनों में से कोई भी लेवल ऑक्यूपाई कर सकते हैं। या तो वो आपके बन सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में से वो कोई भी लेवल ऑक्यूपाई कर सकते हैं। वो कैसे? सपोज अगर कोई वेजिटेरियन पीपल है, जैसे किसी ने अगर घास फूस खा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉट घास फूस, आई एम सॉरी, लाइक जैसे कोई वेजिटेबल्स खा रहा है। ओके, लाइक वेजिटेबल्स वो खा रहा है, तो उस टाइम पे जब वो वेजिटेबल्स खा रहा होगा, जब वो वेजिटेबल्स का यूटिलाइज कर रहा होगा, उस टाइम पे वो बनेगा प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, अब सपोज कोई खा रहा है फिश, चिकन या मीट, उस टाइम पे वो बन जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। अब अगर कोई बिग फिश खा रहा हो या बड़े एनिमल्स खा रहा होगा तो उस टाइम पे वो बन जाएगा टर्शरी कंज्यूमर। रहेगा वो ओमनीवोर्स, लेकिन एक फूड चेन में उसकी प्लेस जो है वो हमेशा डायनामिक ही रहेगी। वो किस पे डिपेंड करेगा कि वो उस टाइम पे खा क्या रहा है, जो वो खाना खा रहा होगा या जो भी चीज़ वो यूटिलाइज कर रहा होगा उस हिसाब से उसका लेवल बताया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आता है आपके एग्जाम्पल्स ऑफ फूड चेन। तो जैसे लैंड के एग्जाम्पल जैसे आप लिख सकते हैं, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक एंड स्नेक को पीकॉक। तो ये लैंड पे फूड चेन होती है। देन उसके बाद आता है एक्वेटिक में, जैसे आप ले सकते हैं पॉन्ड की एग्जांपल। तो जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स कौन होते हैं? स्मॉल प्लांट्स। फाइटो मीन्स प्लांट्स, जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं। स्मॉल प्लैंक्टॉन्स का मतलब ही होता है स्मॉल साइज्ड एनिमल्स। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे छोटे प्लांट्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाने वाले कौन? जू प्लैंक्टॉन्स। जू का इधर मतलब होता है एनिमल। ठीक है, तो छोटे छोटे एनिमल्स लेंगे फाइटोप्लैंक्टॉन्स को। ठीक है, देन फाइटोप्लैंक्टॉन्स जू प्लैंक्टॉन्स को खाने वाले स्मॉल क्रस्टेशियंस, जैसे कुछ शेल वाले जो कीड़े होते हैं या कुछ स्टारफिश टाइप के ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देन उनको खाने वाले हो गए प्रीडेटर इंसेक्ट्स, जो पानी में इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो खाएंगे। उन इंसेक्ट्स को कौन खाएगा? स्मॉल फिश खा लेंगी।
फिर स्मॉल फिश को कौन खा सकता है, बड़ी फिश खा सकती है, और लार्ज फिश को अल्टीमेटली कौन खाता है, क्रोकोडाइल। तो ये एक पॉन्ड इकोसिस्टम की एग्जांपल है, ये लैंड इकोसिस्टम की एग्जांपल है। आप अपनी तरफ से और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर फूड चेन कंटिन्यू होता है। तो फूड चेन हमेशा क्या होती है, इट इज़ ऑलवेज स्ट्रेट। आपने देखा होगा जो भी फूड चेन यहाँ हमने ड्रॉ की है वो बिल्कुल ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं है या ऐसे अप डाउन नहीं हो रही है, वो स्ट्रेट जा रही है। तो फूड चेन हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट। और एनर्जी फ्लो फूड चेन में क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल। एनर्जी फ्लो कभी भी मल्टी डायरेक्शनल नहीं होगा। एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन इज यूनी डायरेक्शनल। ओके, उसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ फूड चेन। तो 2 टाइप्स की फूड चेन होती है। नंबर 1 इज ग्रेजिंग फूड चेन एंड नंबर 2 इज डेट्रिटस फूड चेन।